यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट ऑफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यानी कि इससे एक चीज स्पष्ट है कि 3-फेज इंडक्शन मोटर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टेशनरी नहीं होगा। ओके, वो रोटेटिंग नेचर का होगा, यानी कि रोटेट करता होगा। देन सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है, हाउ रोटेटिंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। हाउ रोटेटिंग फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड मार्केबल पॉइंट है। ओके, जो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग आरएमएफ से डिनोट करते हैं। आरएमएफ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड और रिवॉल्विंग मैग्नेटिक फील्ड। ओके, नॉट ओनली इन द केस ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। मैंने पहले ही कहा कि एसी मशीन में चाहे वो आपका 3-फेज इंडक्शन हो चाहे 3-फेज सिंक्रोनस हो, ओके, 3-फेज इंडक्शन मोटर हो चाहे 3-फेज सिंक्रोनस मोटर हो, स्टेटर का कंस्ट्रक्शन दोनों में क्या होता है? दोनों में स्टेटर का कंस्ट्रक्शन क्या होता है? टेल मी। सेम होता है। ओके, स्टेटर का कंस्ट्रक्शन सेम, स्टेटर वाइंडिंग सेम। अगर आप 3-फेज, क्योंकि तीनों हमारा दोनों अगर 3-फेज मशीन है, अगर आप 3-फेज सप्लाई देंगे तो दोनों में फिनोमिनन भी सेम होगा। आई थिंक गॉट इट? जस्ट राइट इन द चैट, नो एनीबॉडी। ओके ओके, नाउ तो हम लोग यहाँ पे बात क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है बाय द स्टेटर, ओके, ये दोनों में फंक्शन करेगा, चाहे वो 3-फेज इंडक्शन मोटर हो चाहे वो 3-फेज सिंक्रोनस मोटर हो। देन दिस इज नॉट पार्टिकुलर विद द 3-फेज इंडक्शन मोटर। ओके, बट यहाँ पे जो 3-फेज इंडक्शन मोटर में या 3-फेज सिंक्रोनस मोटर में जो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो रोटेटिंग क्यों प्रोड्यूस होता है? अगर रोटेटिंग प्रोड्यूस भी होता है तो यहाँ पे जो भी रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, या एयर गैप फ्लक्स है। एयर गैप हम लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि स्टेटर के द्वारा प्रोड्यूस हो रहा है तो वो एयर से पास होके आपका रोटर की ओर जा रहा है। ओके, तो एयर गैप फ्लक्स है, जो भी रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स है वो होता है 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स। ओके, एंड ये जो है रोटेट करता हुआ जो भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स है दैट इज 3/2 phi m and rotates with the synchronous speed 120 f/p। हम इसको प्रूव करेंगे, यानी कि आपको क्वेश्चन आ सकता है, हाउ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर विथ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, या ये भी क्वेश्चन आ सकता है, so that the resultant air gap flux is 1.5 times of the maximum magnetic flux, okay, and how air gap flux is rotating and at what speed। यानी कि जो रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स है वो 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स, इसको शो करना है आपको। साथ साथ ये रोटेट कैसे कर रहा है, साथ साथ ये रोटेट कर रहा है तो किस स्पीड से रोटेट कर रहा है, इसको हम लोग को बताना है। ओके, तो हम लोग को बताना है तो हम लोग सबसे पहले क्या कर रहे हैं, सिंपल, हम लोग 3 आइडेंटिकल कॉइल ले रहे हैं। 3 आइडेंटिकल कॉइल या 3 आइडेंटिकल फेज ले रहे हैं। ओके, जो आपका लोकेटेड होगा एक्सिस पे और फिजिकली डिस्प्लेस होगा 120 डिग्री से, है ना, 120 डिग्री से इन फेज इन टाइम स्पेस, जो भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, डोंट वरी, है ना। तो हम लोग यहाँ पे बाइंडिंग ले रहे हैं। ओके, बाइंडिंग ले रहे हैं, सपोज ये हमारा कॉइल, दिस वन, देखो जी ए डैश, ओके, ए डैश, इससे 120 डिग्री आगे
120 डिग्री आगे फेज बी, है ना। बी बी डैश दिस वन, ओके। इससे 120 डिग्री आगे फेज सी, ओके, फेज सी, सी सी डैश। मैंने पहले ही बोला कि हम लोग 3 कॉइल कंसीडर कर रहे हैं। तीनों कॉइल जो है फिजिकली 120 डिग्री डिस्प्लेस होगा, फिजिकली, है ना। फिजिकली 120 डिग्री डिस्प्लेस होगा, ओके। ये एक कॉइल, इससे 120 डिग्री आगे ये बी, कॉइल बी, और 120 डिग्री आगे कॉइल सी, ओके। अभी देखो डॉट, यानी कि यहाँ से करंट निकल रहा है, क्रॉस अंदर जा रहा है। इसका जो एक्सिस होगा, ओके, ये होगा, दिस इज द एक्सिस ऑफ फेज ए डैश। आपने थर्ड सेमेस्टर में 3 फेज पढ़ा हुआ है, ओके। उसके बाद बी बी डैश, दिस वन ऐसे, ओके, दिस वन, ये आपका एक्सिस फेज बी का, एक्सिस ऑफ फेज बी बी डैश, ओके। फिर सी सी डैश, सी सी डैश दिस वन, है ना। एक्सिस ऑफ फेज, आई थिंक नो प्रॉब्लम, ओके। यानी कि इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स होगा यहाँ पे फाई ए, फाई बी, फाई सी हो, नो प्रॉब्लम, ओके। दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 120 डिग्री, है ना, ओके, नो प्रॉब्लम। नो, जस्ट सी, देखते हैं हम लोग। अब फाई ए हम लोग यहाँ पे माने हुए हैं, यहाँ पे जो भी ईच कॉइल है या वाइंडिंग है वो कैसा फ्लक्स प्रोड्यूस करे, हम लोग सप्लाई कैसा दे रहे हैं, अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहे हैं ना, एसी मशीन है हमारा, ओके। अल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहे हैं, जो अल्टरनेटिंग सप्लाई दे रहे हैं तो वो जो वाइंडिंग है या जो कॉइल है वो फ्लक्स कैसा प्रोड्यूस करेगा, टेल मी। अल्टरनेटिंग, अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा, ओके। जब कॉइल हमारा 120 डिग्री से डिस्प्लेस है तो हमारा हर एक फ्लक्स जो है वो फ्लक्स 120 डिग्री से डिस्प्लेस होगा, होगा ना। तो हम लोग उसको फ्लक्स को हम लोग लिखते हैं फाई ए इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी, हम लोग इसको रेफरेंस मान लेते हैं, ओके। रेफरेंस मानने का मतलब क्या है, ये फाई ए जो है एंगल 0 डिग्री है, everything, everybody is okay with this, okay। Now phi b equal to phi m sin, ये 120 डिग्री क्लॉकवाइज में जा रहे हैं हम लोग, क्लॉकवाइज में एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव, टेल मी, एंगल पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव, फाई बी एंगल 120 डिग्री, ओके। उसी तरह फाई सी इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री, ये ऊपर जा रहा है तो फाई सी एंगल प्लस 120 डिग्री, आई थिंक नो प्रॉब्लम, है ना। अब हम लोग को रिजल्टेंट फ्लक्स फाइंड आउट करना है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस्ड बाय द स्टेटर वाइंडिंग, ये फाइंड आउट करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इस हर एक मैग्नेटिक फ्लक्स को जो है 2 कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं,
फाई ए, फाई बी, फाई सी तीनों को जो है दो कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी कि एक्स एक्सिस और दूसरा वर्टिकल एक्सिस यानी कि बाई एक्सिस। ओके, तब हम लोग इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं। नाउ सी मैथमेटिकल एनालिसिस। ओके, ये हमारा फाई ए है, फाई ए, ये हो गया फाई बी, फाई बी, ये हो गया फाई सी। ओके, नो प्रॉब्लम, है ना। ये हमारा वर्टिकल एक्सिस, ओके, बाई, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ओके, दिस वन, इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं, साइड में कहीं करके इस तरह से, ये एक्स और ये वाई। ओके, नाउ फाई ए, फाई ए का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, वर्टिकल कंपोनेंट जीरो नहीं, यहाँ लिख सकते हैं फाई ए कॉस 90, कॉस 90 का वैल्यू कितना, जीरो। ओके, अब फाई बी, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल कितना 30 डिग्री नहीं, तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट आई सी कॉस 30 लिख सकते हैं, चैट पे लिखते जाओ, लिख सकते हैं, है ना। और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फाई सी, ये एंगल कितना 60, तो ये हो जाएगा आपका फाई सी कॉस 60 डिग्री। नो प्रॉब्लम, नो। ओके, फाई बी, फाई बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये एंगल कितना 60 डिग्री, तो फाई बी कॉस 60 डिग्री, और वर्टिकल कंपोनेंट फाई बी कॉस 30 डिग्री। आई थिंक नो प्रॉब्लम इसमें, किसी को भी नहीं, नो, वेरी गुड। नाउ रिजल्टेंट फ्लक्स। ओके, हम लोग रिजल्टेंट फ्लक्स निकाल रहे हैं अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि फाई एक्स निकाल रहे हैं। ध्यान से देखेंगे, फाई एक्स, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो फाई ए ही रह गया, इसका हॉरिजॉन्टल इधर प्लस साइन, है ना, इधर हम लोग प्लस लेते हैं, तो इधर हम लोग क्या लेंगे, माइनस लेंगे ना, लेंगे। ओके, तो फाई ए और ये माइनस में दोनों, माइनस फाई बी कॉस 60 माइनस फाई सी कॉस 60 लिख सकते हैं, टेल मी। ओके, यानी कि फाई ए इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई बी इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री इंटू कॉस 60 का वैल्यू कितना, टेल मी, 1/2, 1/2 माइनस फाई एम साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री कॉस 60 का वैल्यू 1/2 लिख सकते हैं हम लोग, टेल मी, इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई एम बाई 2 कॉमन ले लिए हम लोग, साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री माइनस साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री लिख सकते हैं हम लोग, टेल मी, लिख सकते हैं ना। ओके, फाई एम साइन ओमेगा टी माइनस फाई एम बाई 2 साइन ए प्लस साइन सी माइनस साइन डी इक्वल टू व्हाट, ये माइनस प्लस होगा, साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2,
तो सी प्लस डी, तो 120 कैंसिल हो गया, तो 2 ओमेगा टी/2 लिख सकते हैं, इंटू कॉस, माइनस में, तो ओमेगा टी कैंसिल, 120 माइनस 120, 240 डिग्री/2 लिख सकते हैं। ओके, नाउ 2 कैंसिल ये हो गया, यानी कि फाइव एक्स इक्वल टू 5m साइन ओमेगा टी, ओके, माइनस 2 कैंसिल, ये 2 कैंसिल, माइनस 5m साइन ओमेगा टी इंटू कॉस 120, कॉस 120 का वैल्यू कितना, -1/2, वेरी गुड, -1/2, यानी कि 5x का वैल्यू आ गया, क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 3/2 5m साइन ओमेगा टी। कोई प्रॉब्लम नहीं, आई थिंक, नहीं ना, नो, ओके, ये पहला इक्वेशन होगा। अब along y एक्सिस, यानी कि 5i, हम लोग 5i कैलकुलेट करते हैं, तो 5i, आईए का वर्टिकल कंपोनेंट कितना, 0, 5a cos 90 प्लस 5c cos 30, ओके, ये नीचे माइनस में -5b cos 30 लिख सकते हैं, टेल मी, ओके, वेरी गुड, ये 0 हो गया, है ना, 0 हो गया, प्लस cos 30 का वैल्यू √3/2, ये √3/2 कॉमन, 5c इक्वल टू 5m साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री माइनस, ओके, माइनस 5m साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ओके, नाउ इक्वल टू √3 5m/2 साइन सी माइनस साइन डी, 5m कॉमन हो गया, 2 साइन सी माइनस साइन डी कॉस, दोनों को जोड़ेंगे, 2 ओमेगा टी/2 इंटू साइन, फिर दोनों को जोड़ेंगे, 240 डिग्री/2 लिख सकते हैं, आई थिंक, 2 कैंसिल, 2 कैंसिल, √3 5m cos ओमेगा टी साइन 120 का वैल्यू कितना, √3/2, यानी कि 5i इक्वल टू हो गया 3/2 5m cos ओमेगा टी, नो प्रॉब्लम, आई थिंक, नहीं ना, चलो, अब रिजल्टेंट फ्लक्स, फाई आर, ये फाई एक्स, ये फाई वाई, ओके, ये फाई आर, ये थीटा एंगल लिख सकते हैं हम लोग, है ना, देन फाई आर इक्वल टू √5
5x होल स्क्वायर 5y होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। ओके, 5x का होल स्क्वायर 3/2 5m का होल स्क्वायर, 5y का होल स्क्वायर दोनों में हमारा है, ये कॉमन, और ये हो गया साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये 1 हो गया है ना, ये 1 हो गया, और ये आ गया 5r इक्वल टू 3/2 5m या 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स। कांस्टेंट आ गया। एक चीज हमारा प्रूफ हो गया, वो क्या प्रूफ था हमारा, वो प्रूफ ये था, ओके, सो दैट द रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स इज 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट रिमेंबर। ओके, कमिट टू मेमोरी। नाउ इसको इधर मिटा दे यहां तक। ओके, नाउ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, this one, okay, tan theta equal to 5y by 5x लिख सकते हैं। टेल मी। ओके, 5y 3/2 5m cos ओमेगा t डिवाइडेड बाई 3/2 5m sin ओमेगा t, ये दोनों कैंसिल, देन tan थीटा इक्वल टू cot ओमेगा t लिख सकते हैं, है ना, इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस ओमेगा t लिख सकते हैं, यानी कि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ओमेगा t लिख सकते हैं। ओके, यानी कि यहां से थीटा जो आ गया वो फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। जब फंक्शन ऑफ टाइम आ गया तो जैसे जैसे ओमेगा टी या टी चेंज होगा, ओके, फंक्शन ऑफ टी आप ये भी लिख सकते हो, फंक्शन ऑफ ओमेगा टी, है ना। जैसे जैसे ओमेगा टी चेंज होगा वैसे वैसे हमारा थीटा भी चेंज होगा। एग्री? जैसे जैसे हमारा चेंज हो रहा है वैसे वैसे वो भी चेंज होगा। नो, देन ओमेगा टी इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री, ओमेगा टी इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इक्वल टू व्हाट, 0 डिग्री, नहीं। ओके, एक सेकेंड, नाइन्टी या π/2 भी लिख सकते हैं, यहाँ इसको π/2 भी लिख सकते हैं, 90 रहने दो, π/2 माइनस ओमेगा टी लिख सकते हैं ना। ओके, चलो 90 लिखते हैं, π/2 ज़्यादा अच्छा रहता है। ओमेगा टी इक्वल टू पाई, टेन थीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस π/2 होगा, होगा। ओमेगा टी इक्वल टू 3π/2, थीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस पाई, होगा 2 पाई, थीटा इक्वल टू व्हाट, माइनस 3π/2 होगा। यानी कि वो सिंपल, अगर आप देखना चाहें, है ना, अगर हम देखना चाहें सिंपल, इसको मिटा दूं मैं,
दिस वन। देखिए ध्यान से, ओके। जब हमारा जो है ओमेगा टी इक्वल टू 0, थीटा कहाँ, π/2 पे, ये π/2 हो गया, ये 0 हो गया, ये पाई या माइनस पाई हो गया, ये -π/2 हो गया, है ना, ये -π हो गया और ये -3π/2 हो गया। नो इशू। जो ओमेगा टी 0, तो पाई कहाँ था, थीटा इक्वल टू π/2 पे, दिस वन, यानी कि रिजल्टेंट फ्लक्स यहाँ था। जब ओमेगा टी इक्वल टू π/2, थीटा 0, यानी कि फाई यहाँ था, ओके, ये यहाँ से यहाँ आ गया रोटेट करते हुए। जो ओमेगा टी पाई, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, एंगल -π/2, ओके, फाइयर यहाँ आ गया, दिस वन, आप देख रहे हैं, फाइयर, ये फाइयर, ये फाइयर। जो ओमेगा टी इक्वल टू 3π/2, ओके, तो ये -π पे आ गया। जो ओमेगा टी इक्वल टू 2π, ये आ गया फिर -3π/2 पे। ये किस तरह से रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज रोटेशन। दिस इज सो इम्पोर्टेंट, ओके। यानी कि एक चीज से क्लियर है, ओके, वेरी क्लियर, यहाँ पे जो आपका रोटेशन हो रहा है, वो रोटेशन जो है वो क्लॉकवाइज हो रहा है, ओके। बट क्या थ्री फेज इंडक्शन मोटर हमेशा क्लॉकवाइज ही रोटेट करेगा, नहीं, ओके। अभी सॉरी, रोटेशन बोलते हैं, क्या फ्लक्स हमेशा क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, नहीं। हम लोग फ्लक्स को एंटी क्लॉकवाइज में भी रोटेट करवा सकते हैं। अब आप देखो, फेज सीक्वेंस आपने क्या लिया था, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम लोग यहाँ पे बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हैं। पहले हम लोग एक एक करके कंक्लूजन ही देखते हैं, ओके। कंक्लूजन क्या है पहला, ओके, जो भी हम लोग अभी तक डिस्कशन किए हैं, अभी तक के डिस्कशन से कंक्लूजन ये है कि जो भी रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स है, ओके, जो भी रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स है या आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है या स्टेटर प्रोड्यूसिंग फ्लक्स है, ओके, उसका कांस्टेंट एम्पलीट्यूड है। उस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू कितना है, उस कांस्टेंट एम्पलीट्यूड का वैल्यू है 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम फ्लक्स, ओके, phi r. This is the magnitude. This is the magnitude. Okay. Now सेकेंड जो हमारा आ रहा है कि यहाँ पे रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स या स्टेटर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो रोटेटिंग नेचर का है, वो रोटेटिंग नेचर का है, लेकिन मैग्नीट्यूड जो है वो इंडिपेंडेंट है टाइम से। दिख रहा है आपको, वो रोटेटिंग नेचर का है बट उसका मैग्नीट्यूड जो है टाइम से इंडिपेंडेंट है, ओके, दैट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द टाइम, ओके। लेकिन उसका जो ओरिएंटेशन है फाई आर का ओरिएंटेशन किससे डिफाइन हो रहा है, थीटा से। अगर थीटा भी कांस्टेंट आ जाता तो फाई आर हमेशा इसी डायरेक्शन में होता, है ना। फाई आर हमेशा, जिसे हम लोग निकाले थे आर्मेचर रिएक्शन में, इसी तरह से करके, ओके, तो फायर हमेशा इसी डायरेक्शन में जाता, लेकिन थीटा चेंज हो रहा है, वो टाइम पे डिपेंड कर रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कंक्लूजन ले सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स रोटेटिंग नेचर का है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट है, लेकिन उसका ओरिएंटेशन, ओके, यानी कि थीटा, वो डिपेंड्स कर रहा है टाइम पे। वो टाइम पे डिपेंडेंट होने के कारण ही यहाँ पे जो फ्लक्स का नेचर आ रहा है वो रोटेटिंग नेचर आ रहा है, ओके। ये जो हम लोग निकाल रहे हैं, ये जो आपका रेडियस निकाला हूं मैंने, ये रेडियस 1.5 टाइम्स ऑफ द फाई एम है, यहाँ से यहाँ तक, ओके। ये हमेशा कांस्टेंट है, बट ये जो थीटा है, ओके, थीटा रोटेट कर रहा है, थीटा चेंज हो रहा है ना, वो थीटा चेंज हो रहा है, तो थीटा चेंज हो रहा है तो ये रोटेट कर रहा है, ओके। थीटा डिपेंड्स अपॉन द टाइम। तो जो स्टेटर फ्लक्स है और एयर गैप फ्लक्स है या वर्किंग फ्लक्स है,
उसको हम लोग रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। आई थिंक नो प्रॉब्लम। या रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, ओके, यही कारण है इसको कहते हैं। तो मैंने क्या कहा कि जो भी रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स है वो हर एक इंस्टेंट पे कांस्टेंट आ रहा है। कोई भी इंस्टेंट लो आप, ये इंस्टेंट, ये इंस्टेंट, ये इंस्टेंट, कोई भी इंस्टेंट पे कांस्टेंट आ रहा है। ओके, ये कोई भी इंस्टेंट पे कांस्टेंट आ रहा है। ओके, बट इट इज रोटेटिंग, okay, with the synchronous speed ns equal to 120 fyp। ओके, ns equal to 120 fyp अभी हम दिखाएंगे आगे। ओके, ns equal to 120 fyp कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे जस्ट इसके बाद के टॉपिक में, है ना। तो यहाँ पे ये रोटेट कर रहा है सिंक्रोनस स्पीड से। अब ये जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ द रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स या रिजल्टेंट रोटेटिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, वो डिपेंड्स करता है ओके फेज सीक्वेंस पे। वो फेज सीक्वेंस पे डिपेंड कर रहा है। देखो फेज सीक्वेंस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ओके, तो फेज सीक्वेंस आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिया तो रोटेशन भी जो हो रहा है वो क्लॉकवाइज ही हो रहा है। अगर आप फेज सीक्वेंस एंटी क्लॉकवाइज में लेते तो रोटेशन भी आपका एंटी क्लॉकवाइज में आता। ओके, यानी कि रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ फेज सीक्वेंस टेकन। गॉट इट। अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा खुद से। ओके, एक बार एंटी क्लॉकवाइज लेके, मैथमेटिकल है, 5 मिनट लगेगा, प्लीज कैलकुलेट। ओके, तो आप जब आप कैलकुलेट करेंगे तो उस कंडीशन में आपको जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आ जाएगा। तो रिजल्टेंट एयर गैप फ्लक्स का रोटेशन वो डिपेंड्स कर रहा है फेज सीक्वेंस पे, और फेज सीक्वेंस को हम लोग इंटरचेंज भी कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको डायरेक्शन ऑफ रोटेशन चेंज करना है, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आरएमएफ, अगर आरएमएफ यानी कि रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज करना है तो आप फेज सीक्वेंस को चेंज कर दो। तो फेज सीक्वेंस चेंज करने के लिए हम लोग पूरा वाइंडिंग थोड़ी खोलना है, नहीं, हम लोग सिर्फ कनेक्शन इंटरचेंज कर देना। कोई भी दो फेज को इंटरचेंज कर दो, यानी कि ए और बी को इंटरचेंज कर दो, कोई भी दो फेज को, है ना। अगर आप कोई भी दो फेज को इंटरचेंज कर देंगे ऑटोमेटिक ये चेंज हो जाएगा। जैसे ये आपका भी ए बी सी है, आप इसको सी लिख दो, सी लिख दो, इसको सी लिख दो, फेज सीक्वेंस हो गया एबीसी एंटी क्लॉकवाइज हो गया भाई। आप फिर से चेंज करना, इसको ए लिख दो, इसको सी लिख दो, क्लॉकवाइज हो गया। हाँ, इंटरचेंज, फिर से चेंज करना, इसको सी लिख दो, इसको बी लिख दो। ओके, एबीसी देखो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। फिर से चेंज करना आपको, यहाँ सी लिख दो, यहाँ ए लिख दो, देखो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये एबीसी, सॉरी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज हो गया। तो इससे एक और कंक्लूजन निकलता है कि अगर फेज सीक्वेंस को चेंज करना है देन सिंपली चेंज इंटरचेंज टू टर्मिनल्स। दो टर्मिनल को इंटरचेंज कर दीजिए, फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। जब फेज सीक्वेंस चेंज हो जाएगा तो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज हो जाएगा। इज इट ओके? ओके, अब याद रखेंगे। अब एक फैक्टर और मैं यहाँ ऐड कर रहा हूँ जो मैं आगे बताऊंगा। जो डायरेक्शन ऑफ फेज सीक्वेंस लेंगे उसी डायरेक्शन में आपका रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड भी मूव करेगा, और उसी डायरेक्शन में रोटर भी मूव करेगा। दैट इज डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ रोटर इज सोलली, पूर्ण रूप से डिटरमाइंड होता है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आरएमएफ पे, और डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ आरएमएफ जो है वो कंप्लीटली डिटरमाइंड होता है फेज सीक्वेंस पे। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं डायरेक्शन ऑफ रोटर वो कंप्लीटली डिटरमाइंड हो रहा है किससे? बेसिकली फेज सीक्वेंस से। एम आई राइट? इसको आगे हम प्रूव करेंगे, डोंट वरी, जस्ट इसके बाद, है ना। वर्किंग प्रिंसिपल में, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ 3 फेज इंडक्शन मोटर, इसका नेक्स्ट टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पे ओके, यानी कि हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं ओके
कि अगर आपको जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर का रोटर का डायरेक्शन चेंज करना है, ओके, तो आप फेज सीक्वेंस को चेंज कर दीजिए। फेज सीक्वेंस को चेंज कर देंगे, ऑटोमेटिक उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ओके, आई थिंक नो प्रॉब्लम। नहीं ना, नहीं, ये आपका मैथमेटिकल थिंग्स था। मैथमेटिकल